हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट के ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे कि स्टेप इन प्रोसेस प्लानिंग क्या होता है, जो काफी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में ये 6 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, इसलिए बहुत अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। देखिए, स्टेप का मतलब होता है कि किसी काम को करने के लिए हमको कौन कौन सा प्रक्रिया करना पड़ेगा, मतलब पहले कौन करेंगे, फिर उसके बाद कौन सा काम करेंगे। और प्रोसेस प्लानिंग का मतलब ही आप समझते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसके लिए जो हम योजनाएं बना देते हैं उसी को हम लोग प्रोसेस प्लानिंग कहते हैं। तो यहां पर स्टेप जो है वो अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए अलग अलग हो सकता है। हम लोग यहां पर क्या करेंगे, कुछ कॉमन इंडस्ट्रीज के रिस्पेक्ट में पढ़ाई करेंगे। जैसे हो सकता है कोई फूड प्रोसेसिंग यूनिट हो, मतलब कोई फूड आइटम बनाता हो सकता है सॉफ्ट ड्रिंक बनाता हो सकता है फूड आइटम में आपका चिप्स बनाता हो, कोई भी प्रोडक्ट बनाता हो, तो उसके लिए जो स्टेप होगा प्रोसेस प्लानिंग का वो थोड़ा डिफरेंट होगा। कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसका स्टेप कुछ अलग होगा, कोई दवा बनाने वाली कंपनी है तो उसका स्टेप अलग होगा। पर हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, एक जनरल स्टेप का पढ़ाई कर रहे हैं। क्लियर एकदम हो गया? तो यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्या कहेंगे कि प्रोसेस प्लानिंग इज द सिलेक्शन ऑफ सिस्टमैटिक मेथड और प्रोसेस बाय विच द प्रोडक्ट इज टू बी मैन्युफैक्चर इकोनॉमिकली। क्या कह रहा है कि प्रोसेस प्लानिंग एक ऐसा सिस्टमैटिक मेथड है या एक ऐसा तरीका है जिसमें हम किसी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर करते हैं तो ये ध्यान में रखते हैं कि वो प्रोडक्ट मेरा इकोनॉमिकली बने और इफेक्टिवली बने। आगे कह रहा है कि देयर आर वेरियस स्टेप इन्वॉल्व इन प्रोसेस प्लानिंग। बहुत सारा स्टेप है जो प्रोसेस प्लानिंग में यूज किया जाता है। एंड द प्रोसीड्यूर में डिफर स्लाइटली फ्रॉम इंडस्ट्रीज टू इंडस्ट्रीज। और इसका जो तरीका है स्टेप का या बनाने का जो तरीका है या काम करने का जो तरीका है वो अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए अलग अलग हो सकता है। हम लोग यहां क्या करेंगे, कुछ जनरल स्टेप के लिए पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस ऑफ द प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर एंड इट्स स्पेसिफिकेशन। मतलब सबसे पहला जो हमको प्रोडक्ट बनाना है उसका हम बहुत अच्छे से विश्लेषण करेंगे, अच्छे से छानबीन करेंगे कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका मार्केट में कैसा रिस्पॉन्स है, जो प्रोडक्ट हम बनाएंगे उसको हम किस तरह से मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं, जो हम बनाएंगे उससे हम कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं, ये सब कुछ पहले आपको सोच लेना है। ठीक है, उसके साथ ही साथ उसका स्पेसिफिकेशन भी देख लेना है कि इसका मतलब कि उसका शेप, साइज, कलर ये किस तरह का होगा। तो ये पहला काम है। तो इसके बारे में 2-3 लाइन लिख देंगे और इसी को हम लोग कहते हैं सेटिंग ऑब्जेक्टिव। मतलब पहले काम हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव ही अपना डिसाइड कर लेंगे, क्योंकि जो प्रोडक्ट बनाना है वो तो हमको क्लियर हो गया। तो उसी के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहां पर ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर रहे हैं। तो कह रहा है कि दिस इज द प्राइमरी स्टेप ऑफ प्रोसेस प्लानिंग विच स्पेसिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर हो गया? The process planning begin with the setting of objective, that is what an organization want टू अचीव। मतलब दुनिया का हर एक ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव को डिसाइड कर ले कि हमको क्या करना है। जैसे आपका ऑब्जेक्टिव है कि हमको अपने एग्जाम में बेस्ट करना है, हमको अपने एग्जाम में अपने क्लास का टॉपर बनना है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव है। तो सबसे पहले आप उसके लिए दिमाग लगा लीजिए कि हमको टॉप करना है तो हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो आपको ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर होना चाहिए। उसी तरह हर एक इंडस्ट्रीज को सबसे पहले, ये प्राइमरी फंक्शन है कि हमको करना क्या है ये हमको पहले पता होना चाहिए। क्लियर एकदम? कौन सा प्रोडक्ट बनाना है ये भी उसको पता होना चाहिए, तभी वो अपने इंडस्ट्रीज को अच्छा कर सकता है। आगे कह रहा है, क्लियर एकदम? दूसरा है इंप्रूवमेंट ऑफ द स्पेसिफिकेशन। अब जो प्रोडक्ट आप डिसाइड किए हैं उसको तो आपको बनाना है। मान लीजिए हमको नट बोल्ट बनाना है, या हो सकता है हमको कोई रेंच बनाना है, या मशीन का कोई भी पार्ट पुर्जा बनाना है। तो सबसे पहले हम तो डिसाइड कर लिए कि हमको नट बोल्ट बनाना है, उसका हम लोग क्या किए, स्पेसिफिकेशन पता कर लिए कि ये नट बोल्ट जो है इस टाइप के मशीन में लगेगा। पर हम चाहते हैं कि हम जो नट बोल्ट बनाए वो लगभग मैक्सिमम हर टाइप के मशीन में सेट हो जाए। तो अगर हमको उसमें किसी तरह के स्पेसिफिकेशन में, मतलब उसके डायमेंशन में, उसके स्ट्रक्चर में किसी भी तरह का कोई चेंजिंग चाहिए तो हम उसमें इंप्रूवमेंट कर सके। तो नेक्स्ट क्या है, इंप्रूवमेंट ऑफ द स्पेसिफिकेशन। मतलब अगर किसी भी तरह का कोई गुंजाइश है कि उसके स्पेसिफिकेशन में चेंज करके उसको और बेस्ट कर सके तो हम जरूर उस मेथड को फॉलो करेंगे। तो कह रहा है कि ऑल द स्पेसिफिकेशन मस्ट बी क्लियर। मतलब जो भी स्पेसिफिकेशन होगा, मतलब लेंथ कितना है, डायमीटर कितना है,
थ्रेड का पिच कितना है, एंगल कितना है, कलर कैसा है, मटेरियल कैसा है, ये सब कुछ आपको क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। इफ देयर आर कंफ्यूजिंग और इनकम्प्लीट देन द प्रोसेस इंजीनियर करेक्ट देम। तो प्रोसेस इंजीनियर क्या करेगा, जो प्रोडक्ट बनाएगा उसका देख रेख जो इंजीनियर कर रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस इंजीनियर। तो कह रहा है कि आपका ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो गया, उसका स्पेसिफिकेशन डिसाइड हो गया, अब वो चला गया किसके पास, प्रोडक्शन इंजीनियर के पास। प्रोडक्शन इंजीनियर क्या किया, उसको बहुत अच्छे से एनालिसिस किया कि जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं क्या उसका डायमेंशन सही है, क्या उसका मटेरियल जो हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, या उसका जो इंटरनल एक्सटर्नल डायमीटर है, थिकनेस है, वो करेक्ट है कि नहीं। ये सबको ध्यान में रख के उसको बनाना, और अगर किसी भी तरह का उसके स्पेसिफिकेशन में इंप्रूवमेंट करना है तो हम फर्दर उसको कर सकते हैं। इसलिए आप देखते होंगे दुनिया का हर एक कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बनाती है तो उसको क्या करती है, वो लोग चेक भी करते हैं, अगर उसमें किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उसको फिर मॉडिफाइड किया जाता है। तो यहां पर पहला काम क्या है, एनालिसिस ऑफ द प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर। कौन सा प्रोडक्ट बनाना है उसका पहले एनालिसिस कर लीजिए, और साथ ही साथ उसका स्पेसिफिकेशन भी पता कर लीजिए, मतलब उसका लेंथ, ब्रेथ, थिकनेस, डायमीटर, मटेरियल, ये सब कुछ आप पता कर लीजिए। अगर उसके बाद दूसरा स्टेप क्या करना है कि प्रोडक्शन इंजीनियर वो प्रोडक्ट को बनाने से पहले उसको खुद से चेक करेगा। प्रोडक्ट अभी बना नहीं है, अब उसको मैथमेटिकली चेक करेगा, कुछ फॉर्मूला बेस्ड चेक करेगा, कुछ एक्सपेरिमेंटली चेक करेगा, और अगर उसमें किसी भी तरह का कोई चेंजिंग करना है तो वो प्रोडक्शन इंजीनियर चेंज कर सकता है। अगर नहीं करना हो तो ये स्टेप को छोड़ भी सकता है। एकदम क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। तीसरा क्या करना है, मेक और बाय डिसीजन। अब ये करना है कि हमको अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन सा प्रोडक्ट बनाना है और कौन सा प्रोडक्ट बाहर से खरीदना है। जैसे आपको बताए थे कि बहुत सारे ऑटोमोबाइल कंपनी क्या करती है, हर एक प्रोडक्ट अपनी इंडस्ट्रीज, अपने वर्कशॉप में नहीं बनाती है, वो क्या करती है, दूसरे कंपनी को उसका टेंडर दे देती है कि हमको साफ्ट चाहिए तो वो अलग कंपनी से, हमको एक्सेल चाहिए तो वो अलग कंपनी से, हमको व्हील चाहिए तो वो अलग कंपनी से, हमको इंजन का बाहरी सेक्शन चाहिए वो अलग कंपनी से, हमको इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम चाहिए, उसका सेंसर चाहिए, फैब्रिकेशन चाहिए वो अलग कंपनी को, और अपने यहाँ उसको ला के असेंबल करती है। फिर भी वो कंपनी कुछ अपना भी प्रोडक्ट बनाती थी। ये भी क्लियर होना चाहिए कि हमको कौन सा प्रोडक्ट अपने यहाँ बनाना है और कौन सा प्रोडक्ट मार्केट से खरीदना है। तो यहाँ पर इसी को कहते हैं मेक और बाय डिसीजन। तो द प्रोडक्ट मे कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ पार्ट, मतलब कोई प्रोडक्ट है तो उसका नंबर ऑफ पार्ट्स है। जैसे अगर इंजन है तो इंजन के अंदर क्या होगा, आपका पिस्टन लगा होगा, पिस्टन में भी बहुत सारा पार्ट पुर्जा होगा, पिस्टन रिंग होगा, उसके बाद कनेक्टिंग रॉड होगा, क्रैंक होगा, ये सब कुछ होगा। तो कह रहा है कि द प्रोडक्ट में कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ पार्ट और कंपोनेंट, मतलब कोई भी प्रोडक्ट है वो बहुत सारे कल पुर्जों से मिलकर बना हुआ है। याद रखना है कि द प्रोसेस प्लानिंग डिटरमाइन व्हाट पार्ट आर टू बी मैन्युफैक्चर, उसमें से कौन सा पार्ट को हमको मैन्युफैक्चर करना है, एंड व्हाट पार्ट आर टू बी परचेज, और कौन से पार्ट्स को हमको क्या करना है, परचेस करना है। तो उसके हिसाब से ये स्टेप को फॉलो किया जाता है। एकदम क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ बेसिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो हम डिसाइड कर लिए कि हमको अपने फैक्ट्री के अंदर कौन सा प्रोडक्ट को बनाना है और कौन सा प्रोडक्ट को बाहर से खरीदना है। जब ये डिसीजन हो गया कि हमको ये प्रोडक्ट बनाना है तो उस प्रोडक्ट को बनाने का तरीका अलग अलग हो सकता है। हो सकता है हम लोग मशीनिंग करके उसको बनाएं, मतलब कोई प्रोडक्ट है उसको हम लोग अलग अलग मशीन पर सेट करके अलग अलग शेप साइज देके उसको बनाएं। हो सकता है हम लोग कास्टिंग करके उसको बनाएं। तो बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, उसमें से हम उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कौन सा तरीका यूज कर रहे हैं ये हमको डिसाइड होना चाहिए, क्योंकि उसी के डिसीजन पर हमको कौन सा मशीन का जरूरत होगा, कौन से लेबर का जरूरत होगा, ये पता चलेगा। तो यही चीज यहां बताना चाह रहा है कि वंस द डिसीजन इज टेकन रिगार्डिंग व्हाट part are to be manufactured in the industries, the next step is to prepare a list of basic operation required to process each component of the product and we select the most practical and economical method। देखिए क्या बोला कि मान लीजिए आपको इंजन अपना बनाना है और उस इंजन के अंदर बहुत सारा कंपोनेंट लगेगा, मतलब बहुत सारा पार्ट लगेगा। तो किस पार्ट को किस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से बनाना है, कौन कौन सा उसमें ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये अगर हमको क्लियर होगा तो वहां से हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन से मेरे लिए ज्यादा प्रैक्टिकल प्रोसेस है और कौन सा मेरे लिए इकोनॉमिकल भी होगा। एकदम क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में आ जाते हैं डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन।
अब हमको प्रोडक्ट भी पता चल गया कि ये प्रोडक्ट बनाना है, उसका मैन्युफैक्चरिंग तरीका भी पता चल गया। तो अब हम लोग सीक्वेंस बनाएंगे कि सबसे पहला हम लोग मान लीजिए कास्टिंग से कोई सब्सटेंसेस बना रहे हैं या कास्टिंग से कोई कंपोनेंट बना रहा है, तो सबसे पहला हम लोग रॉ मटेरियल को लेंगे, रॉ मटेरियल को पिघलाएंगे, फिर उसको क्या करेंगे, साचा बनाएंगे, पैटर्न मोल्ड रहेगा उसके अंदर, उसको डालेंगे। तो ये क्लियर होना चाहिए कि पहले हम क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे। दैट इज डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, मतलब हमको वो प्रोडक्ट को बनाने में कौन कौन सा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कब किस समय करना है। तो कह रहा है कि once the best manufacturing process is selected, जब हमको बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सेलेक्ट हो गया, the sequence of operation to be performed on each component is determined, मतलब हर कंपोनेंट को बनाने के लिए आपका प्रोसेस अलग अलग हो सकता है। तो उसमें से पहला हम कौन सा प्रोसेस करेंगे, फिर कौन सा करेंगे, फिर कौन सा करेंगे, उसमें एक सीक्वेंस बना लेंगे। क्योंकि आप देखे होंगे कि मैक्सिमम जो काम होता है वो ऑटोमेटिक होता है। जैसे अगर कोई आप इंडस्ट्रीज में चले जाएंगे तो वहां पर क्या होता है, पहले अगर मान लीजिए फूड इंडस्ट्रीज में चले गए, वहां टमाटर सॉस बनाना है, तो सबसे पहला क्या करेंगे, हम लोग फार्मर से, किसान से टमाटर को खरीद के अपने इंडस्ट्रीज में लेके आएंगे। फिर क्या करेंगे, उसको साफ सुथरा करेंगे। तो सबसे पहला काम होगा साफ सुथरा करना। फिर उसको आगे प्रोसेसिंग के लिए भेज देंगे। उसको फिर क्या करेगा, वो अलग अलग टेक्निक की मदद से उसका पेस्ट तैयार करेगा, फिर उससे टमाटर सॉस बनाएगा, फिर उसको पैकिंग करेंगे, फिर उस पर लेबल चिपकाएंगे, फिर आपको टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। तो ये सीक्वेंस होना चाहिए। तो वही कुछ यहां बताया जा रहा है। आगे कह रहा है प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। अब देखिए हमको पता चल चुका है किस प्रोडक्ट को बनाना है, कौन सा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करना है, कौन कौन सा ऑपरेशन किस हिसाब से सीक्वेंस वाइज होगा। तो अब ये भी ध्यान देना है कि एक मशीन के अंदर एक मतलब जो भी स्ट्रक्चर आप बना रहे हो उसके अंदर बहुत सारा पार्ट पुर्जा है। तो कौन से पुर्जा किस मटेरियल का बना हुआ होगा, क्या उसका स्पेसिफिकेशन होगा, ये भी हमको फाइंड आउट करना है। तो यहीं पर क्या करेंगे, प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब डिटरमाइन विच रॉ मटेरियल इज यूज्ड इन मेकिंग ऑल द कंपोनेंट of the product and also the number of quantity to be produced। मतलब हमको पता चल गया है कि मेरे इंजन में ये सब पार्ट पुर्जा लगेगा, तो वो पार्ट पुर्जा किस मटेरियल से बनेगा, साथ ही साथ हमको कितने क्वांटिटी का बनाना है, उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा प्लानिंग करेंगे। जैसे आपके घर में अगर कोई फंक्शन हो रहा है तो सबसे पहला जो आपके घर में खाना बनाने के लिए आता है जो भी हलवाई, तो आपसे क्या करता है कि एस्टिमेट ले लेता है कि सर आपको कितने आदमी का खाना बनाना है और कौन कौन सा बनाना है, उसके हिसाब से वो सारा का सारा एस्टिमेट आपको लिखवा देता है। बात समझ में आ रहा है। तो सेम काम यहां भी होगा कि जब आपको पता चल गया कि कौन सा हमको प्रोडक्ट बनाना है, तब ये पता करेंगे कि जिस मशीन के अंदर या जो भी प्रोडक्ट हमको बनाना है उसमें अगर कोई कंपोनेंट है तो वो किस मटेरियल का बना हुआ होना चाहिए, मतलब किस मटेरियल का होगा, और साथ ही साथ हमको ये पता होना चाहिए कि उसका कितना नंबर ऑफ क्वांटिटी बनाना है, तो क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस। क्लियर एकदम है। नेक्स्ट आ जाते हैं सिलेक्शन ऑफ द मशीन, टूल्स एंड इक्विपमेंट। अब आपको पता चल चुका है कौन सा मटेरियल बनाना है, कौन सा प्रोडक्ट आपका बनाना है, किस मटेरियल से बनाना है, किस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से बनाना है। तो फिर आप देखेंगे कि क्या मेरे ऑर्गेनाइजेशन फैक्ट्री के अंदर वो सब मशीन है कि नहीं, वो सब टूल्स है कि नहीं, और फिर अगर नहीं है तो वो क्या करेंगे, आप परचेस करेंगे। तो ये भी ध्यान दीजिएगा। तो कह रहा है कि 10, यहां पर ध्यान से सुनेंगे, The selection of the correct equipment or machine tool is closely related to the selected process of manufacturing। ठीक है, मतलब जो भी आपको मशीन या जो भी आपको औजार यूज करना है वो किस पर निर्भर करेगा, तो हमको कौन सा प्रोडक्ट बनाना है उसके आधार पर करेगा। तो यही चीज यहां बताना चाह रहा है, द सिलेक्शन ऑफ द करेक्ट इक्विपमेंट या मशीन टूल्स इज क्लोजली रिलेटेड टू द सिलेक्टेड प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अगर हमको कास्टिंग करना है तो कास्टिंग के लिए अलग मशीन आएगा या अलग सेटअप आएगा। अगर आपको मशीनिंग करना है तो उसके लिए अलग तरह का शेपिंग आएगा। अगर आपको प्रेस करके कोई प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए अलग तरह का मशीन आएगा। तो ये क्लियर होना चाहिए कि जो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कर रहे हैं उसमें किस तरह का मशीन या किस तरह के टूल्स का, औजार का यूज किया जाएगा। तो वो कैसे डिसाइड होता है, तो फॉलोइंग फैक्टर मस्ट बी कंसिडर व्हाइल सेलेक्टिंग द करेक्ट इक्विपमेंट। सबसे पहला तो हमको पता होना चाहिए साइज एंड शेप ऑफ द वर्क पीस, मतलब जो वर्क पीस है वो कितने साइज का है, कितना उसका जो है वो शेप साइज उसका क्या है, उसके आधार पर आपको मशीन का डिजाइनिंग या मशीन खरीदना पड़ेगा। दूसरा
द वर्क मटेरियल, जो मटेरियल हम लोग यूज कर रहे हैं वो किस तरह का है। तीसरा, द एक्यूरेसी एंड सरफेस फिनिश रिक्वायर्ड, मतलब अगर हो सकता है कि कस्टमर को या कंपनी वाले को एकदम अच्छे क्वालिटी का फिनिश प्रोडक्ट चाहिए एक्यूरेसी के साथ, तो उसके हिसाब से अलग तरह का मशीन यूज करना होगा। और क्वांटिटी रिक्वायर्ड, अब पता चलेगा कि साल में आपको 1 पीस 2 पीस बनाना है तो बहुत बड़े बड़े मशीन का सेटअप नहीं कर सकते हैं। वो कब कर सकते हैं, जब आपको लार्ज क्वांटिटी में बल्क मात्रा में आपको बनाना है। तो फिर ये सब चीज पर निर्भर रह के ही हम लोग मशीन या उसके इक्विपमेंट के बारे में हम लोग सिलेक्शन करते हैं। एकदम क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाएंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जैसे आप कोई प्रोडक्ट बना रहे तो आपको तो लग रहा है कि वो अच्छा है, तो आपको चेक करना है, उसके लिए एक डिपार्टमेंट बना देते हैं जिसको हम लोग क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट करते हैं। वो क्या करता है, वो आपके प्रोडक्ट को चेक करता है कि जो प्रोडक्ट आपका बना है वो सही से बना है कि नहीं, उसमें किसी तरह का कोई डिफेक्ट तो नहीं आ गया। अगर डिफेक्ट आ गया तो उसको रिमूव करना है। जैसे अगर कोई फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वो अगर कोई प्रोडक्ट अपना बना रही है तो वो क्या करती है, सबसे पहले उसको एक सैंपल लेके चेक करती है। अगर वो सही रहता है तो फिर आगे उसका प्रोडक्शन चालू रहती है। उसी तरह अगर हम लोग ब्रिक्स बनाते हैं, ईटा बनाते हैं, उसका भी चेक करते हैं। उसी तरह अगर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो क्वालिटी कंट्रोल जो डिपार्टमेंट रहता है वो उसको चेक करता है। यही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमको इंस्पेक्शन कर लेना है एंड क्वालिटी कंट्रोल करना है। तो क्या कर रहा है, टू डिटरमाइन द स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन एंड ऑल्सो नीड द चेकिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल डिवाइसेस फॉर द डिफरेंट स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अब ये इंपॉर्टेंट है कि हर चीज आप मैन्युअली देख नहीं सकते कि आंख से देख लिए वो सही है कि नहीं है। उसके लिए क्या करना होगा, अलग अलग तरह का डिवाइसेस आपको खरीदना पड़ेगा कि जो डायमेंशन हमको बोला है कंपनी वो हम बना पा रहे हैं कि नहीं। तो उसके लिए अलग अलग तरह का आपको डिवाइसेस भी खरीदना पड़ेगा। तो इसलिए लिखा हुआ है टू डिटरमाइन द स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन, मतलब आपको कब चेक करना है, मटेरियल में ही पहले चेक कर लेना है कि जो प्रोसेस हो रहा है उसके दौरान चेक करना है, कि जो फिनिश प्रोडक्ट है उसके दौरान चेक करना है। एंड ऑल्सो नीड ऑफ चेकिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल डिवाइसेस, और हमको कौन कौन सा डिवाइसेस उसके लिए जरूरत है ये सब कुछ आपको खरीद लेना है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लेबर रिक्वायरमेंट। अब जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको किस तरह के लेबर का जरूरत है। क्या वो लेबर स्किल पर्सन होना चाहिए कि बिना स्किल वाला होना चाहिए। उसमें जो एम्प्लॉय काम करेगा वो किस किस लेवल का होगा, लो लेवल मैनेजमेंट का होगा कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट का होगा कि टॉप लेवल का मैनेजमेंट होगा, उसके आधार पर डिसाइड किया जाता है। तो यही चीज यहां बता रहा है, टू डिटरमाइन द काइंड ऑफ लेबर्स एंड एम्प्लॉइज रिक्वायर्ड टू डू द जॉब, मतलब उस जॉब को करने के लिए हमको किस तरह के मजदूर का जरूरत पड़ेगा और किस तरह के कर्मचारी का जरूरत पड़ेगा। क्या वो मजदूर जो है वो स्किल वाला होना चाहिए कि बिना स्किल वाला भी चल जाएगा। जो एम्प्लॉइज यूज हम लोग वहां पर उसको अडॉप्ट करेंगे या जो जिसको लेंगे वो किस किस लेवल का होगा, टॉप लेवल का होगा कि मीडियम लेवल का होगा कि लो लेवल का होगा। मतलब उसमें जो टॉप लेवल होगा वो मैनेजर पोस्ट का होगा, जो उससे कम होगा वो इंजीनियर पोस्ट का होगा, जो उससे कम होगा वो सुपरवाइजर सब होगा। यही आपका लो, मिडिल और हायर लेवल का बात करते हैं। एंड एस्टैब्लिश एचआर डिपार्टमेंट, और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि स्पेशल एचआर डिपार्टमेंट बना दिया जाता है। वहां पर क्या करता है, जितना भी रिक्रूटमेंट है, जितना भी सिलेक्शन प्रोसेस है वो सब कुछ हैंडल वही करता है। वो सिर्फ पूछ लेता है अलग अलग डिपार्टमेंट से कि आपको कितना संख्या में किस किस टाइप का एम्प्लॉइज चाहिए, उस हिसाब से वो रिक्रूटमेंट निकालता है। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग का मेन स्टेप है। अगर इसको फॉलो नहीं करेंगे तो फिर काम कर, आप इंडिया या किसी भी कंट्री का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे तो आप नोटिस करेंगे लगभग यही सब प्रोसेस काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं टाइम स्टैंडर्ड। अब देखिए जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट को बनाने का एक निश्चित आपको समय देना पड़ेगा कि हाँ ये 1 घंटा में, 2 घंटा में, 28 मिनट में, 25 मिनट में या कुछ सेकंड में ये बन के तैयार हो जाएगा। क्योंकि उसी तरह से वो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन होगा। मतलब एक मशीन में ये काम होगा तो दूसरा मशीन में प्रोग्रामिंग ऐसा किया रहेंगे कि इतने समय में आपको दूसरा प्रोडक्ट मिल जाएगा और उस प्रोडक्ट को आपको फिनिश करके आगे भेजना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि टाइम स्टैंडर्ड हमको पता होना चाहिए प्रोडक्ट को बनाने में, या फाइनली रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट को बनाने में हमको कितना समय लगेगा। ठीक है, तो टू डिटरमाइन द टाइम स्टैंडर्ड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब एंड फिक्सिंग द रेट ऑफ पेमेंट, और उसी के आधार पर जो पेमेंट होता है वो फिक्स किया जाता है कि इतना प्रोडक्ट आप इतने दिन में बना दीजिएगा तो आपको इतना पैसा देंगे, फिर नेक्स्ट इतना प्रोडक्ट आप बना दीजिएगा फिर आपको इतना पैसा देंगे। उसके आधार पर भी आपका पेमेंट जो है रिलीज किया जाता है।
नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब जो प्रोडक्ट आप बनाने जा रहे हैं उसको बनाने से पहले उसका एक एस्टिमेट बना लीजिए, एक कॉस्ट बना लीजिए कि हमको इसमें कितना लागत कितना खर्च आएगा। तो कह रहा है कि एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इवन बिफोर द मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट। मतलब जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसका रॉ मटेरियल से लेके फिनिश प्रोडक्ट तक उसमें जितना एम्प्लॉय काम कर रहा है, जितना मशीन लगा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी, वो सब को काउंट करके उस प्रोडक्ट का फाइनल कॉस्ट लगभग इतना आएगा। ये भी आपको पहले पता होना चाहिए। और लास्ट आ जाते हैं प्रिपेयर द ऑपरेशन सीट एंड द रूट सीट। अब ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है कि फाइनली जब आपका प्रोडक्ट का सारा स्टेप आप कर लिए तो आप क्या करेंगे, एक सीट बना लीजिए। मतलब एक तरह का हम कह सकते हैं कि एक टाइम टेबल बना लीजिए। उस टाइम टेबल में कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा रॉ मटेरियल है, कौन सा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, किस तरह के सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन होंगे, फिर कब टेस्टिंग के लिए जाएंगे, ये सब का मतलब उस मटेरियल का स्पेसिफिकेशन, डायमेंशन कितना होगा, कलर कितना होगा, ये सब कुछ का एक चार्ट बना के आप उसको रख लीजिए। क्योंकि उसी के अनुसार पूरे आपके वर्कशॉप में हर आदमी को पता होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट मेरा किस तरह से बनेगा। इवन जो प्रोडक्ट आप बाहर भेजेंगे मतलब दूसरे कंपनी को, तो उसको भी पता होना चाहिए कि एक इसका ब्लॉक डायग्राम क्या है। ठीक है, तो फाइनली हमको क्या करना है, प्रिपेयर द ऑपरेशन सीट। जो जो ऑपरेशन हो रहा है उसका एक आप सीट बना लीजिए, एक बड़ा सा आप चार्ट पेपर में या कोई फाइल में उसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और जिस जिस तरह से वो काम कर रहा है उसका सारा एक सीक्वेंस बना लीजिए। तो द ऑपरेशन सीट शोज एवरीथिंग अबाउट द ऑपरेशन, मतलब उस प्रोडक्ट को बनाने में जो जो ऑपरेशन किया गया सबके बारे में। दैट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑपरेशन, टाइप्स ऑफ मशीन कौन सा यूज किया गया है, कौन सा टूल्स यूज किया गया, कौन सा औजार या इक्विपमेंट यूज मशीन यूज किया गया, सेटअप एंड ऑपरेशन टाइम, कितना समय लगा उस प्रोडक्ट को बनाने में, उसमें कितना फीड देना पड़ा, मतलब उसका कटिंग कितना करना पड़ा, ठीक है, डेप्थ ऑफ कट, ईटी से सब चीज के बारे में हम लोग क्या करेंगे, एक चार्ट बना लेंगे। तो आई होप आपको यहां से क्या हो गया, स्टेप ऑफ, ध्यान से सुनेंगे, स्टेप ऑफ प्रोसेस प्लानिंग बहुत अच्छे से समझ में आ गया। देखिए है बहुत ही इंटरेस्टिंग, पर इसका कंटेंट आपको बहुत आसान तरीका से हमको बनाना पड़ रहा है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा आप वेट करते रहिए, हम पूरे अच्छे से पूरे सब्जेक्ट को, पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक आप लोग क्या कीजिए, मन लगा के पढ़िए और इसको अपने अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करके इसको याद करने का डेली कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतने रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू।